Hello, dear students. Welcome to Quantum Literature. In today's lecture, we'll be discussing John Keats and his famous poem, Ode to Autumn. तो आइए पहले हम पढ़ते हैं जॉन कीट्स के बारे में। तो जॉन कीट्स, इनको कौन नहीं जानता। ये रोमांटिक एज के सबसे प्रोलिफिक राइटर। ओके। और इनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 को हुआ और इनकी डेथ 23 फरवरी 1821 में हुई। और ये सिर्फ 25 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। हम बात करते हैं हमारी पोएम टू ऑटम की, जो कि सितंबर 1819 में लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी 1820 में। ओके। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ओड है, ओड टू ऑटम, जॉन कीट्स की 6 ओड्स में से लास्ट ओड है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता। ओके। और जिसकी थीम क्या क्या है, इसकी थीम है ब्यूटी, अबंडेंस एंड डिक्लाइन। आगे जानेंगे किस तरीके से ये थीम्स हैं, वो आगे मैं समझाऊंगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लाइफ कंटेक्स्ट, और ये जो पोएम है ये जॉन कीट्स की लाइफ के एकदम एंड में लिखी गई है। और जॉन कीट्स जो है वो एट द एज ऑफ 25 इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जैसा मैंने पहले बताया ट्यूबरक्लोसिस के कारण। आगे हम देखेंगे कि ये जो पोएम है ये बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है उनकी मैच्योर फिलोसफी को। ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट जॉन कीट्स बायोग्राफी। तो जॉन कीट्स जो थे, उनका जन्म 1795 में लंदन में हुआ। और जब तक और पोइट्री लिखने से पहले वो एक ट्रेन सर्जन थी। Despite dying at the age of 25 from tuberculosis, he produced some of the most enduring verse in the English language. और भले ही वो 25 की एज में उनकी डेथ हो गई, बट उन्होंने 25 की एज में ऐसे वर्क्स लिख दिए जो कि उनके कंटेम्पररी राइटर्स, उनसे बड़े बड़े राइटर्स नहीं लिख पाए थे। हालांकि उनके जीते जी, मतलब जब तक वो जिंदा रहे, जब तक उन्हें फेम नहीं मिला। ओके, लेट मी चेंज द कलर। जब तक वो जिंदा थे, जब तक उनको फेम नहीं मिला, लेकिन आफ्टर हिज डेथ उनकी वर्क्स को ठीक से एनालाइज किया गया, उसका ठीक से एनालिसिस हुआ, तब जाके ये पता चला कि भाई ये तो मास्टर पीसेस हैं। ठीक है। सो उनकी मेजर वर्क्स के बारे में हम अगर ध्यान दें तो पहला है ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, टू ऑटम, एंडीमियन, लबेले दामे, सांस मर्सी। ठीक है। ये सारे के सारे वर्क उन्होंने कब लिखे हैं, 1819 में, और पब्लिश हुए हैं 1820 में। नाउ लेट्स डिस्कस हिज राइटिंग स्टाइल एंड कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। तो कीट को अगर सेलिब्रेट किया जाता है तो सबसे ज्यादा किस लिए, उनकी सेंसुअस इमेजरी के कारण। इसका क्या मतलब है, इनकी पोम पढ़ने के बाद हमारे पांचों सेंस क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। क्लियर। मतलब वो सिर्फ लिख रहे हैं, उनकी हम सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं और हमारे दिमाग में वो सारी चीजें आ रही हैं जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। क्लियर। रिच म्यूजिकलिटी एंड फिलोसफिकल डेप्थ, और इनके वर्क को पढ़ने के बाद हमें सॉफ्ट म्यूजिक और फिलोसफिकल डेप्थ दिखाई देती है उनके वर्क में। ठीक है। ही चैंपियन नेगेटिव कैपेबिलिटी। देखो ये जो वर्ड, ये जो टर्म है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कई बार मैंने प्रीवियस ईयर पे देखे हैं, नेगेटिव कैपेबिलिटी पे कई बार क्वेश्चंस बने हैं। तो आओ इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा, कई बच्चों को नहीं आ पाता है समझ में। ठीक है। तो ध्यान से देखो नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है, पहले तो इसकी तो उनको हम रीड करते हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है, देखो, द कैपेसिटी टू रिमेन इन अनसर्टिनिटी विदाउट रीचिंग फॉर अ फैक्ट और रीजन। मतलब कोई एक काम है जो कि अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब नहीं पता कि इसका आउटकम क्या होने वाला है। ठीक है। तुम्हें नहीं पता कि इसका आउटकम क्या होने वाला है, तो तुम इस अनसर्टेनिटी पे बने रहो। ठीक है। तुम कोशिश ही मत करो कि उसका रीजन और उसके पीछे का फैक्ट क्या है, कि जिसके कारण ये हो रहा है। कोई ऐसा अगर काम है जो अनसर्टेन है, राइट, तो तुम उस अनसर्टेनिटी को अनसर्टेनिटी ही बनी रहने दो, उसके रीजन या उसके फैक्ट पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये है नेगेटिव कैपेबिलिटी, कैपेसिटी टू रिमेन इन अनसर्टेनिटी। आपकी कैपेसिटी कि आप बने रहें उस अनसर्टेनिटी में, विदाउट रीचिंग, वहां तक आप पहुंचो ही मत, और फैक्ट और अ रीजन, उस फैक्ट और रीजन तक आप पहुंचो ही मत, उस अनसर्टेनिटी को अनसर्टेन ही रहने दो। ये है नेगेटिव कैपेबिलिटी। इनकी जो ओड्स हैं वो इंग्लिश रोमांटिक लिरिक पोएट्री
की सबसे पीक को रिप्रेजेंट करती हैं। पिनेकल मतलब क्या होता है? पीक, हाईएस्ट पीक। वो हाईएस्ट पीक को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब इसके बाद कोई था ही नहीं। समझे? रोमांटिक लिरिक पोएट्री, इन्फ्लुएंसिंग जनरेशंस ऑफ पोइट्स फ्रॉम टेनिसन टू यीट्स। और किसको इन्फ्लुएंस किया? कई पोइट्स को, टेनिसन से लेके यीट्स तक। नाउ लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन टू ऑटम। सो इट वाज रिटन इन September 1819 and was composed near Winchester, England. During a walk Keats took along the river Itchen। मतलब जब जॉन कीट्स विंचेस्टर गए थे इंग्लैंड, तब वो रिवर इचिन के पास पैदल चल रहे थे, और वो उस दौरान उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये वर्क लिखा और देन पब्लिश कराया 1820 में। इट इज द लास्ट एंड मोस्ट सीरीन ऑफ हिज ग्रेट ओड्स। मतलब ये उनकी 6 ओड्स में से लास्ट ओड थी और सबसे ज्यादा शांत या काम ओड थी। अनलाइक हिज अर्लियर वर्क्स इट कंटेन्स नो एंजाइटी अबाउट मॉर्टेलिटी। और उनके दूसरे वर्क्स के कंपैरिजन में इसमें मॉर्टेलिटी के लिए कोई एंजाइटी नहीं थी, मतलब इसमें उनको मरने का डर नहीं था। ओनली आर क्वाइट रेडियंट एक्सेप्टेंस ऑफ नेचर साइकिल। और नेचर की साइकिल को वो शांति से क्या कर रहे थे? एक्सेप्ट कर रहे थे। द पोएम इज फेमस फॉर इट्स परफेक्ट यूनिटी ऑफ फॉर्म एंड कंटेंट। और ये जो फेमस है, ये किस लिए फेमस है? यूनिटी ऑफ फॉर्म के लिए, कि उसका जो फॉर्म है वो सबसे बेस्ट है। आगे मैं बताऊंगा आपको उसका फॉर्म। और उसका कंटेंट, मतलब उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से बताया है कि एक ऑटम जो है वो सीजन ही नहीं बट एक ट्रांजिशन फेज है। सिमिलरली उसको हमारी लाइफ से कंपेयर किया है कि हमारी लाइफ भी इसी साइकिल से मिलकर बनी। ओके, इट्स अनहरीड म्यूजिकलिटी, और उसमें हमें देखने को मिलता है बहुत मधुरता से इस चीज को लिखी गई है। ठीक है। एंड इट्स प्रोफाउंड इमोशनल काम। मतलब सिर्फ आउटर साइलेंस नहीं बल्कि अंदर से गहरी शांति हमें, मतलब डीप इनर पीस जिसे हम बोलते हैं, वो हमें इसमें देखने को मिलती है। क्या बताया गया है ऑटम में? पहले हमें बताया गया है राइपनिंग, मतलब जो ऑटम है वो पहले क्या होगा? मैच्योर होगा। ओके, देन मैच्योर होने के बाद हार्वेस्ट, मतलब अब वो उसके फाइनल पीक पे है, हाईएस्ट पीक पे है जब वो हार्वेस्ट होगी। मतलब जो क्रॉप्स जो होते हैं वो कटने लगते हैं और विनोइंग प्रोसेस चलती है, और जो साइडर्स होते हैं, मतलब जो एप्पल से हम साइडर बनाते हैं, तो वो जो साइडर प्रेस है वो एकदम फुल हो जाती है। क्लियर? देन आता है ट्विलाइट, मतलब मॉर्टेलिटी। ठीक है। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? कि हर फेज हमारी लाइफ का, चाहे वो डिक्लाइन पे हूं हम, मतलब मॉर्टेलिटी की तरफ जा रहे हूं, या फिर हम मैच्योरिंग एज में हूं, सारे के सारे फेज जो होते हैं वो क्या पजेस करते हैं? एक यूनिक ब्यूटी और उसकी वर्थ। क्लियर? खुद में वो जो फेज है वो क्या है? खुद में उसकी एक वर्थ है और उसकी एक खूबसूरती है। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो 3 स्टेंजाज है इस पोएम में, हर स्टेंजा में 11 लाइन है, और इसकी राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई बी सी सी ई। ओके, जिसमें हमें क्या देखने को मिलती है? लिरिकल फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। और इसका फॉर्म क्या है? इसकी ओड का फॉर्म क्या है? फॉर्मल एड्रेस टू एन एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट ऑटम पर्सोनिफाइड। मतलब ये जो ओड है वो किसको एड्रेस कर रही है? एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स को एड्रेस कर रही है। कैसे एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट को? जैसे ऑटम का पर्सोनिफिकेशन, ऑटम को आगे जाके ऑटम को आगे जाके हम देखेंगे कि सन का क्लोज फ्रेंड कहा है। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में ऑटम को एक फीमेल वर्कर बताया है, एंड देन एट द लास्ट ऑटम को क्या बताया है? कि मैच्योरिटी के बाद का जो सीन होता है, जाने के बाद उसका खुद का सॉन्ग है। ठीक है, तो ये सब हमें देखने को मिलता है। इस वजह से ये क्या है? ये जो ओड है वो एड्रेस करता है, ये जो ये जो ओड है वो एड्रेस करती है एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स को। ओके, अब अपन इसके मेजर थीम्स की बात करें। नेचर्स ब्यूटी, कीट्स ने बहुत प्यारे तरीके से नेचर की ब्यूटी को समझाया है। ठीक है, सेंसरी रिचनेस जो कि मैं अभी बता चुका हूं। देन आता है पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम किस तरीके से पास हो रहा है, आप पहले मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हो, फिर आप मॉर्टेलिटी की तरफ जा रहे हो, इसके बीच का जो फेज है आप शांति से गुजार रहे हो, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से क्या बताया है? जॉन कीट्स ने अपनी इस पोएम में बताया है। देन राइटनेस एंड मैच्योरिटी, द फुलफिलनेस ऑफ बीइंग एट वन पीक बिफोर द क्वाइट फॉल इनटू द रेस्ट। तो आप अपनी लाइफ में
सबसे ज्यादा पीक पर आते हो बिफोर क्वाइट फॉल इनटू रेस्ट, और फिर आप एक पॉइंट पे आ जाते हो और आप कहते हो कि नहीं, अब जीवन में शांति चाहिए। फिर आती है पीस एंड हार्मनी, अ रेयर सेरेनिटी इन कीट्स वर्क, एक्सेप्टेंस ऑफ नेचुरल साइकिल। मतलब नेचुरल साइकिल के जितने भी पार्ट हैं, जितनी भी प्रोसेसेस हैं, उन सब का एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप इस दुनिया में आए हो तो कुछ फिक्स टाइम लेके आए हो, ठीक है? वो टाइम जब भी कंप्लीट होगा, आप बीइंग मॉर्टल एक ना एक दिन जाओगे। तो एक्सेप्टेंस ऑफ नेचुरल साइकिल्स, चेंज एंड ट्रांजिशन। अगली मेजर थीम क्या है? चेंज एंड ट्रांजिशन। ऑटम एज द थ्रेशोल्ड बिटवीन लाइफ एंड डेथ। अब ऑटम को क्या बताया गया है? थ्रेशोल्ड बिटवीन लाइफ एंड डेथ। मतलब समर, ओ सॉरी, मतलब समर और विंटर के बीच के पार्ट को क्या बताया गया है हमें? ऑटम बताया गया है। तो देखो, लाइफ, समर, डेथ, विंटर, इन दोनों के बीच को क्या बताया गया है? ऑटम। मतलब लाइफ और डेथ के बीच का पार्ट ऑटम है। अगर हम इसको अपनी लाइफ साइकिल से समझें, तो आप यहाँ पे, आपने जन्म लिया और आप यहाँ पे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है? बर्थ लेना और देन डेथ। इसके बीच के पार्ट को किससे डिनोट किया गया है? ऑटम से। ऑटम क्या है? वो कंप्लीट ट्रांजिशन फेज आपकी लाइफ का, राइट? समझ गए? वार्मथ एंड कोल्ड, वही सेम चीज कि इन दोनों के बीच के पार्ट को क्या बोला गया है? ऑटम बोला गया है। सॉरी। देन फिगर ऑफ स्पीच, पहला है पर्सोनिफिकेशन। ये मैं सोच रहा था कि आपको पोम पढ़ाते पढ़ाते मैं इस चीज को समझाऊं, बट अभी आप नॉर्मली आप ये टर्म्स को समझो, अगर आप लोगों को नहीं बताएं तो। यस, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या हो जाता है? ओके, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में जब एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की क्वालिटीज मिल जाती हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, बी हैप्पी सन। व्हाट डज इट मीन्स? कि एक सन जो कि खुश है, सन नॉन लिविंग थिंग है, और हैप्पी एक ह्यूमन क्वालिटी है। तो हमने एक ह्यूमन क्वालिटी दी सन को, इस वजह से ये क्या कहलाएगा? पर्सोनिफिकेशन। समझे? नाउ नेक्स्ट थिंग, इमेजरी एंड सेंसरी डिटेल। अब इमेजरी मतलब जो कीट है, मतलब जो कीट्स हैं, वो टेक्स्ट के मीडियम से हमारे माइंड में विजुअल डिटेल्स को फिल कर देते हैं। क्लियर? उन्होंने बोला कि चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे? हमारे दिमाग में चिड़ियां आ जाएंगी और चहचहाती हुई आ जाएंगी। क्लियर? तो ये होता है इमेजरी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, मेटाफर। मेटाफर में हम क्या करते हैं? इसमें हम फर्स्ट पर्सन को डायरेक्ट क्वालिटी देंगे सेकंड पर्सन की, विदाउट यूजिंग लाइक, एज, सेम एज, एक्सेट्रा। हम इनका यूज नहीं करेंगे और डायरेक्ट बोलेंगे कि वो ये है। फॉर एग्जाम्पल, ऋषभ इज अ लायन। अगर हम इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि ऋषभ एक लायन है, बल्कि हम क्या कहना चाहते हैं? कि ऋषभ जो है ब्रेव लड़का है। क्लियर? तो आई थिंक सो, आई होप आप लोगों को मेटाफर समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट आता है सिंबलिज्म। इसमें हम सिंबल्स का यूज करते हैं अपने टेक्स्ट को डीपर मीनिंग देने के लिए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं
I can see a light ray coming from वॉच टावर। क्या मतलब है कि मैंने एक लाइट रे देखी जो कि कहां से आ रही थी, वॉच टावर से। इसमें इस लाइट का क्या मतलब है, वही जो एक पाथ है लाइट का, हमें वो दिख रहा है कहां से आ रहा है, जो कि टावर से आ रहा है, वॉच टावर से आ रहा है। नाउ अगर मैं इसी लाइट को यूज करूं कि आई कैन फील द लाइट रे राइट, सॉरी, कमिंग राइट फ्रॉम योर हार्ट। तो दिल से निकलने वाली कोई लाइट रे जिसको फील कर रहा है कोई इंसान। क्लियर। तो इसमें ये जो लाइट रे है, ये एक नॉर्मल लाइट रे नहीं है जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी हो, नहीं। ये लाइट रे एक सिंबल है, किस चीज का, एक होप का। ठीक है, कि इसके दिल से जो होप निकल रही है वो उसको फील कर सकता है। क्लियर। देन एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन मींस रिपीटेशन ऑफ स्टार्टिंग वर्ड। ठीक है, किसी स्टार्टिंग वर्ड का बार बार रिपीट होना। फॉर एग्जाम्पल, शी सेल्स सी शेल्स, वो बेचती है सी शेल्स को। ठीक है, एस 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 एस, एस वर्ड का रिपीटेशन हमें देखने को मिला, तो यहां आ जाएगा रिपीटेशन। समझे, एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। बिग बियर्ड बॉय, तो बी बी बी, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, बी का रिपीटेशन। आई होप आप लोगों को ये चारों फिगर ऑफ स्पीच, सॉरी पांचों फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आए होंगे। सो लेट्स डू लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा वन। इन द स्टैंजा वन we'll see the ripeness, the theme of ripeness and abundance. Okay, season of mist and mellow fruitfulness, close bosom friend of maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run, to bend with apples the mossed cottage trees, and fill all fruit with ripeness to the core, to swell the gourd and plumb the hazel shells with a sweet kernel, to set a budding more and still more later flowers for the bees until they think warm days will never cease. For summer has overbrimmed their clammy cells. So season of mist and mellow fruitfulness, इसमें कीट्स कहना चाहते हैं कि ये जो सीजन है वो मिस्ट का सीजन है और मेलो फ्रूटफुलनेस का सीजन। मेलो फ्रूटफुलनेस मतलब फुली ग्रोन और मैच्योर फ्रूट। ठीक है, धुंध कोहरा और पके हुए फ्रूट्स का ये सीजन। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैचरिंग सन, और ऑटम और सन को क्लोज फ्रेंड बोला है। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ मैचरिंग सन मतलब दोनों क्या है, क्लोज फ्रेंड्स हैं। कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट। कंस्पायरिंग हाउ टू लोड एंड ब्लेस मतलब कंस्पायर करते हैं, सन और ऑटम मिलकर प्लान करते हैं नेचर को फ्रूट से भरने का। विद फ्रूट्स द वाइन्स दैट राउंड द टच ईव्स रन, मतलब जो क्रीपर्स होते हैं, मतलब जिसको हम बेल बोलते हैं, है ना। बेल देखिए आपने, बेल जो चढ़ी होती है किसी भी पेड़ पर या फिर किसी भी रूफ पर, तो उसमें क्या होता है, वो जो बेल है वो फ्रूट से भर जाती हैं जो हाउसेस के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं। ठीक है, टू बैंड विद एप्पल्स द मॉस्ड कॉटाज ट्रीज, और जो एप्पल ट्रीज हैं वो फ्रूट्स के वेट से झुक जाते हैं या फिर झुक रहे हैं। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, और सारे फ्रूट्स को क्या कर देता है वो, कंप्लीटली राइपन कर देता है कोर तक। टू स्वेल द गॉड एंड प्लम द हेजल शेल्स विद अ स्वीट कर्नल, और जो पंपकिन होते हैं, गॉड जिसको बोलते हैं पंपकिन, और जो हेजलनट जो कि एक ड्राई फ्रूट है, उनको क्या मिलता है, एक फुल साइज मिलता है, अपने साइज में फुल हो जाते हैं। ठीक है, फुल साइज हो जाता है इन दोनों का। विद अ स्वीट कर्नल मतलब नट्स के अंदर जो स्वीट सीड्स होते हैं वो रेडी हो जाते हैं।
ठीक है, कर्नल का क्या मतलब होता है, जो सीड्स होते हैं वो रेडी हो जाते हैं टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। और जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम हो रहे हैं किसके लिए, बीज के लिए। अंटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, और बीज को ऐसा लगता है कि समर कभी भी खत्म नहीं होगा। इसी की वजह से, क्यों, क्योंकि ये जो फ्लावर्स हैं ये उनके लिए अभी भी ब्लूम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि समर ऑलरेडी निकल चुका है, फिर भी ये क्या कर रहे हैं, ब्लूम कर रहे हैं। ठीक है, समर हैज ओवरब्रेन देयर क्लेमी सेल्स, और उनके जो क्लेमी सेल्स हैं, मतलब बिहाइव जो है वो ओवरलोड हो चुका है हनी से। क्लियर? तो लेट्स डिस्कस द स्टैंजा 2, और इसकी थीम रहने वाली है द हार्वेस्ट एंड स्टिलनेस। ठीक है, हु हैथ नॉट सीन द ऑफ्ट एमिड द स्टोर, कौन है जिसने ऑटम को फील्ड्स में काम करते नहीं देखा। समटाइम्स whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor, और कोई भी, अगर तुम बाहर जाओ, तुम ऑटम को देख सकते हो, और ऑटम को एक इंसान की तरह दिखाया गया है जो ग्रीन स्टोर पे बैठा है। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, और हवा उसके बाल हिला रही है। और ऑन अ हाफ रीप्ड फरो साउंड asleep, ऑटम थक कर फील्ड में सो रही है। ठीक है, ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, पॉपीज क्या है, पॉपीज एक टाइप का फ्लावर होता है, बट ये कैसा फ्लावर होता है जिससे नशा होता है। ठीक है, हैंगओवर चढ़ता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो जो फीमेल है या फिर वो जो लड़की है, उसकी क्या आ रही है, नींद आ रही है, हैंगओवर। वाइल्ड आई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स, मतलब अब यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग है वो रुक गई है, और उसने अपना सिकल जो है जिससे वो काटती है उसको रख दिया है, और वो क्या कर रही है, अब रेस्ट कर रही है। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो लड़की है, उसको, ऑटम को लड़की बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या देखने को मिल रहा है हमें, पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? नाउ, एंड sometimes like a gleaner though of keep steady thy laden head across a brook, अब आगे देखा जाता है कि ऑटम जो है वो अपने सर पर लोड लेकर स्ट्रीम क्रॉस कर रही है। ठीक है, और बाय अ साइडर प्रेस विद a patient look thou watchest the last oozing hours by hours, तो अब क्या देखने को मिल रहा है कि अब वो जो ऑटम है वो एप्पल साइडर बनाते हुए पेशेंटली वेट कर रही है। ओके, आवर्स बाय आवर्स, और घंटों से क्या कर रही है, वो वहां पे वेट कर रही है। साइडर का लास्ट ड्रॉप, मतलब एप्पल से बनता है साइडर, तो उसकी लास्ट ड्रॉप तक को वो देखने के लिए वहां पे रुकी है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस स्टैंजा 3, द म्यूजिक ऑफ डिक्लाइन। अब इस स्टैंजा में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें म्यूजिक देखने को मिलेगा। ठीक है, सेंसरी डिटेल्स हैं इसमें, किस चीज का, डिक्लाइन का। किस चीज का डिक्लाइन, ऑटम का। बात समझ में आई? वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, हे वेयर आर दे, लोग पूछते हैं कि सॉन्ग, स्प्रिंग के सॉन्ग कहाँ हैं, कहाँ हैं। थिंक नॉट ऑफ दैट, ऑथर बोलते हैं कि उसके बारे में, उनके बारे में मत सोचो। thou hast thy म्यूजिक टू, मतलब जो ऑटम है उसके पास खुद का एक म्यूजिक है। while bed clouds bloom the soft dying day, मतलब सनसेट स्काई क्लाउड से डेकोरेट हो रहा है ना, जो सनसेट है वो स्काई क्लाउड से डेकोरेट हो रहा है, मतलब पूरे में लालिमा छाई हुई है। ठीक है, पूरे में क्या है, रेडिश कलर हो चुका है। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू, और जो सारी फील्ड्स हैं वो रेड कलर की स्कैटरिंग के कारण पिंक दिख रही हैं, है ना, और हर जगह से ग्लो कर रही हैं। देन इन अ वेलफुल choir द स्मॉल नेट्स मोन अमंग द रिवर सैलोज, और इंसेक्ट्स, सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये जो नेट है ये एक टाइप का इंसेक्ट होता है, और ये इंसेक्ट जो है वो एक मतलब जब वो उनकी आवाज निकालते हैं तो एक सैड म्यूजिक जैसा साउंड करते हैं। ये जो साउंड है रिवर के पास सुनाई देते हैं। विंड के साथ साउंड ऊपर या नीचे होता है ये, एज द लाइट विंड्स लाइव्स और डाइज, मतलब इस विंड के साथ जो साउंड है वो ऊपर नीचे होता है।
एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बॉर्न, और पहाड़ के ऊपर से जो फुल ग्रोन लैम्स हैं, जो मेमने हैं, जो बड़े हो चुके हैं, वो बहुत तेज वहां से आवाज निकालते हैं। हेज क्रिकेट सिंग्स, ठीक है, और ये जो क्रिकेट्स हैं जिसे हम बोलते हैं टिड्डे, तो वो सब लोग एक साथ आवाज निकालते हैं, और ये जो सबकी मिलके जो आवाज आती है उसको मोनफुल बोला गया है। अब मोनफुल मतलब दुखी, क्यों दुखी? क्योंकि ये डिक्लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके डिक्लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑटम के डिक्लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ विद द ट्रेबल सॉफ्ट, द रेड ब्रेस्ट विसल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट एंड गैदरिंग swallows ट्विटर इन द skies। और अब ये जो रेड ब्रेस्ट नाम का पक्षी है, जिसको क्या बोलते हैं, रॉबिन इसका नाम होता है, ये एक सॉफ्ट विसल करता हुआ आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है, और सभी इसके देता है, और सभी पक्षियों को, सभी माइग्रेटरी बर्ड्स को इकट्ठा करता है ताकि वो माइग्रेशन के लिए रेडी हो जाए। क्लियर? सो नाउ let's do the literary analysis of this work and know some key quotations. Why is this work a masterpiece? क्योंकि जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने बताया कि टू ऑटम ये कीट की परफेक्टली रियलाइज पोयम है। ये यूनिटी है इमेजरी का, साउंड का एंड थीम्स का, जो कि और इसको पढ़ने के बाद कोई भी ऐसा कोई फैक्ट नहीं बचा है जो कि अनरिजॉल्व हो। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स द रोमांटिक आइडियल ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म। टीएस एलियट कॉल्ड इट द मोस्ट परफेक्ट पोएम इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीएस एलियट ने इनको क्रिटिसाइज किया, द मोस्ट परफेक्ट पोएम इन द इंग्लिश लैंग्वेज। लेट्स नो द रोमांटिक एलिमेंट ऑफ दिस पोएम। रोमांटिक एलिमेंट की बात करें तो हमें इसमें को रोमांटिक वैल्यूज देखने को मिलेंगी, नेचर के प्रति सहानुभूति देखने को मिलेगी, इमोशनल ऑथेंटिसिटी देखने को मिलेगी, और सब्लिमिटी फॉर ऑर्डिनरी, मतलब कि हम ऑर्डिनरी चीजों में भी घुल मिल जाए। ठीक है, और किड्स क्या पाते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना साइडर प्रेस, वो साइडर प्रेस को ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हैं। अ स्टबल फील्ड, और वो जो फील्ड है जो कट चुकी है, आधी बची है, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मांगते हैं। और जो क्राई ऑफ रॉबिन, जो रॉबिन पक्षी है, जो माइग्रेटरी बर्ड है, ये जो सॉफ्ट टोन में जो आवाज निकालता है, उसकी आवाज को क्या मानते हैं? ट्राई मानते हैं, मतलब वो एक तरीके से रो कर और कहाँ जा रहा है? वो माइग्रेट कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब वो जो ऑटम का सीजन है वो जाने वाला है। इमेजरी एंड साउंड हम आराम से अभी तक समझ चुके हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द की कोटेशंस। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ऑटम डिफाइंड बाय वार्मथ एंड अबंडेंस, मतलब हल्की सी गर्माहट और भरपूर चीजें इसमें देखने को मिली। द सॉफ्ट डाइंग डे, ब्यूटी एंड मोर्टेलिटी, मतलब सॉफ्ट प्यारा, डाइंग डे मरता हुआ दिन, मतलब मरता हुआ इंसान। ठीक, ब्यूटी एंड मोर्टेलिटी इंटरविन एक साथ उसने एक साथ हमें ऑथर ने बताई। दाउ हैज दाई म्यूजिक टू, एवरी फेज ऑफ लाइफ हैज इट्स ओन वैल्यू। ठीक है, हर फेज, हर लाइफ का हर फेज अपनी एक वैल्यू रखता है। क्लियर? नाउ लेट्स गिव द फाइनल कंक्लूजन। तो फाइनल मैसेज क्या होना चाहिए? कंक्लूजन, लेगेसी एंड फाइनल मैसेज क्या होगा? फाइनल मैसेज हम लोगों के लिए, तो कीट्स बताते हैं कि इस पोएम का स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, वो उन्हें अलग से बताया। स्टडिंग दिस पोएम डेवलप्स क्लोज रीडिंग स्किल्स एंड एप्रिसिएशन फॉर सेंसरी लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ फॉर्म reinforces मीनिंग। इट्स रिमेन्स अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर करिकुलर वर्ल्ड वाइड एंड अ मॉडल ऑफ द ओल्ड फॉर्म। मतलब ये लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए कोड फॉर्म को समझने का एक मॉडल है। क्लियर? और ये हमें क्या बताता है? हमारी रीडिंग स्किल्स किस तरीके से डेवलप हो, और हम सेंसरी लैंग्वेज को किस तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ फॉर्म रीइंफोर्सेस मीनिंग, और फॉर्म चेंज करने से मीनिंग में क्या क्या चेंजेस आते हैं। क्लियर? लेट्स डिस्कस द फाइनल मैसेज। तो इस फाइनल मैसेज को कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जो कीट्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं कि लाइफ का मजा स्टार्टिंग में ही नहीं है। जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही मजे आए, लाइफ एंडिंग में भी बहुत प्यारी होती है, जैसे कि ऑटम। ठीक है, वो बताते हैं कि ये जो ऑटम है ये एक कंप्लीट लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो बता रहे हैं किड्स कि हम हमारी लाइफ के हर फेज को
हर एक फेज को क्या करें, एंजॉय करें। समझे? हम हर फेज को एंजॉय करें और उसमें ब्यूटी को ढूंढें। क्लियर? बहुत फेमस ब्यूटी को खोजें। कीट्स एंड्योरिंग लेगेसी। तो क्योंकि जो कीट्स थे वो 25 साल जी पाए, इतनी छोटी लाइफ के बावजूद उन्होंने इंग्लिश पोइट्री को बदल के रख दिया। उनकी स्टाइल, इमेजरी, इमोशन सब यूनिक थे। उनका इम्पैक्ट अलग अलग टाइम पीरियड्स तक रहा। तो विक्टोरियन एज में हमें देखने को मिला, हमें मॉडर्निज्म में वो देखने को मिला, और आज की पोइट्री जो कंटेम्पररी वर्सेस हैं हम उसमें भी उनका इम्पैक्ट देखते हैं। मतलब उनका इन्फ्लुएंस कॉन्टिन्यूअस है। तो ओड टू ऑटम उन्होंने अपनी डेथ से थोड़े से टाइम पहले ही लिखी है ना। टू ऑटम रिटन वीक्स बिफोर हिज फाइनल डिक्लाइन। द फाइनल डिक्लाइन मतलब क्या है कि उनकी हेल्थ के लास्ट स्टेज की बात हो रही है। ठीक है, ये जो पोयम है उनकी एक फाइनल गुड बाय है। ये जो पोयम है ये कभी भी पुरानी नहीं होगी, इवन हमेशा फ्रेश रहेगी। ठीक है। नाउ रिमेंबर, कीट्स एपिटफ रीड्स। एपिटफ मतलब पता है क्या? एपिटफ मतलब जो टॉम पे ये बना होता है ना, ये अगर किसी की कब्र है तो यहाँ पे ये जो बना होता है और इस पे कुछ लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिटफ बोलते हैं। तो कीट्स का एपिटफ, उस पे क्या लिखा गया है? हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। मतलब यहाँ एक ऐसा इंसान दफन है जिसका नाम पानी पर लिखा गया था। बहुत डीपर मीनिंग है पानी पर लिखा हुआ नाम जो तुरंत मिट जाता है। मतलब पॉइंटलेस है उस पानी पे नाम लिखना। ठीक है। और ये एक आयरनी है। क्या है? आयरनी है। आज कीट्स दुनिया के सबसे फेमस पोएट्स में से एक है। उनकी पोएम ओड टू ऑटम आज भी पढ़ी जाती है। सो जो उन्होंने सोचा था टेम्पररी फेम, एक्चुअली उल्टा हुआ। इमॉर्टल लेगेसी उन्हें मिल गई। क्लियर? मतलब उन्हें अपनी फेम पर डाउट था। क्लियर? कि उनकी पोइट्री लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, लोग उन्हें याद नहीं रखेंगे। कीट्स को ऐसा लगता था। ठीक है। बट अभी ऐसा नहीं। ओके। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट आप किस पार्ट पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।